हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूं केमिस्ट्री की पहली क्लास, तो वह क्लास मैं लेकर आप सभी के बीच हाजिर हो गया हूं। और मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं इसी अपने YouTube चैनल पर आप सभी को कॉम्पिटिटिव लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की करते हो, एसएससी की करते हो, कोई टीचिंग एग्जाम की करते हो या XYZ कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल, जहां जहां आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है, ये हमारे जितने भी क्लासेस मैं लेने वाला हूं इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला हूं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम मैटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आखिर हमारी केमिस्ट्री होती क्या है, यानी कि अगर हम बात करें साइंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारी होती है फिजिक्स, दूसरी होती है केमिस्ट्री, तीसरी होती है हमारी बायोलॉजी। तो आप लोग फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में तो जानते होंगे, मैं ये अभी से उम्मीद करके रखता हूं। लेकिन अगर हम बात करें केमिस्ट्री, आखिर केमिस्ट्री है क्या, ये वर्ड क्या है, आखिर केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं किसी भी पदार्थ के बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप केवल और केवल फोकस रखिए कि मुझे समझना है, क्योंकि शायद आपने थ्योरी कई जगह पढ़ी होगी, कई सारे आपके पास नोट्स होंगे, PDF होंगी, लेकिन मेन बात है कि आपके दिमाग में सेट कितनी चीजें हैं। मेन मैं वही करने वाला हूं आपको अपनी क्लासों के द्वारा, कि आपको समझने पर फोकस करना है। थ्योरी तो आपको बुक्स में भी मिल जाती है। तो अगर हम बात करें जो पदार्थ की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, कोई भी पदार्थ बना है, जैसे कि आप सभी डेली पानी पीते हैं तो आप सभी जानते हैं कि पानी H2O यानी कि पानी पीते हैं। हम जनरल लैंग्वेज में उसे पानी बोल देते हैं, लेकिन एज ए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम अगर बात करें उसे क्या बोला जाता है, H2O बोला जाता है। ठीक, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि ये जो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, पानी का, जिसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में पानी बोलते हैं, लेकिन ऐसे केमिस्ट्री लैंग्वेज में वाटर H2O बोला जाता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि पानी किसके साथ रिएक्ट करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में, साथ ही साथ वो जो हमारा पानी है, ऐसे एग्जांपल मैंने पानी को लिया है, वो किसके साथ में रिएक्शन करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है, इन सभी के बारे में, यानी कोई भी चीज हो, कोई भी पदार्थ हो, उसकी हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी हमारे प्रॉपर्टीज के बारे में, साथ ही उसको किसके साथ में रिएक्शन करने पर वो क्या देता है, इन सभी के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर केमिस्ट्री होती क्या है। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, हमारी जो खोज हुई ये किसने करी, या हम कहें तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री आखिर कहा क्या जाता, किसे कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी यह क्वेश्चन हमारे पूछ लेता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री आई कहां से, तो आप सभी जानते हैं, आपने हिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा कि इजिप्ट, यानी जिसे हम लोग हिंदी में मिस्र बोलते हैं, वहां पर बहुत पहले के समय में कई सारी मूवीज भी बनी है जिसमें एक वर्ड यूज किया था ममी, यानी कि जब कोई इंसान की डेथ हो जाती थी उसको कपड़े में लपेट कर कुछ उसमें केमिकल की चीजें लगाकर उसको कपड़े में लपेटकर रख दिया जाता, जिसे हम लोग मम्मी बोलते थे। तो उसमें जो केमिकल का प्रयोग करते थे, यानी कि वो केमिकल का आज से नहीं बहुत पुराने समय से यूज होता आ रहा है। तो वहीं से यानी इजिप्ट से ही, इजिप्ट के हमारा एक शब्द जिसे हम लोग कीमिया CHEMIA, कहीं कहीं कीमिया ये लिखा मिलता है, कहीं कहीं KEMIA, मोस्टली CHEMIA लिखा हुआ मिलता है। आखिर बात करें ये हमारा इजिप्ट का वर्ड है, कभी कहीं इसको लैटिन बोलते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल ये है कि इसे हम लोग इजिप्ट का वर्ड बोलते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है काली मिट्टी। आपको पता लगा केमिस्ट्री आखिर होती क्या है। दूसरी बात, केमिस्ट्री आई कहां से, तो इजिप्ट के एक वर्ड से आई है जो कीमिया बोलते हैं, उसका मतलब यानी कि उसका अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी होती। इतने बात आपके दिमाग में सेट हो गई। नेक्स्ट अब हम बात करें हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। 18वीं से 18th सेंचुरी यानी कहें तो 18वीं शताब्दी के हमारे एक साइंटिस्ट हुए जो हमारे एंटोनियो लेवाइजर हुए, जो कि हमारे फ्रांसिस थे, यानी कि फ्रांस के रहने वाले थे, जिनका नाम है एंटोनियो लेवाइजर। ये याद रखिएगा, इन्हीं को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इन्हें, आखिर इन्हीं को ही क्यों कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आखिर इन्हीं को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन का नाम भी इन्होंने दिया था, ऑक्सीजन का नाम भी दिया था, अब और इन्होंने कंबशन थ्योरी दी थी।
जिसमें कहा था कि किसी भी फ्यूल को हम O2 के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या देता है, वो उनको हीट देता है, यानी कि है तो हीट प्रदान करता है। तो इन्होंने 2-3 काम किए, उसकी वजह से इन्हें क्या कहा गया, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या कहा गया, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा, तो किसे कहा गया, एंटोनियो लेवाइजर को। तो ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें केमिस्ट्री को, जैसे कि आपके पास अगर मान लीजिए गोल्ड हो, सिल्वर हो, आयरन हो, तीनों चीजें मिक्स रखी हो, आपसे कहा जाए इसके बारे में आप डिटेल में एनालिसिस करिए या इसके बारे में आप स्टडी करिए, तो आपको थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन अगर आप गोल्ड को अलग कर देंगे, सिल्वर को अलग कर देंगे, आयरन को अलग कर देंगे, तब आपको स्टडी यानी कि उसके बारे में एनालिसिस करने में या उसके बारे में स्टडी करने में आपको आसानी होगी। उसी प्रकार से केमिस्ट्री को भी आसान तरीके से पढ़ने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए केमिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक हमारा कहलाए फिजिकल केमिस्ट्री कहलाया, दूसरा हमारा कहलाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाए, तीसरी हमारी कहलाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि हमें आसानी से इसे हम पढ़ सके, आसानी से हम समझ सके, इसलिए केमिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक फिजिकल केमिस्ट्री कहलाया, दूसरा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाया, तीसरा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाया। फिजिकल केमिस्ट्री में हम कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर के फिजिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिकल में। ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक में हम लोग जो भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक में। इसमें जिसमें भी हमारे कार्बन नहीं प्रेजेंट होते हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। यानी कि सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री को आसान तरीके से पढ़ने में, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो हम आगे जब पूरी क्लासेस लेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। केवल आप हल्का हल्का चीजें समझ लीजिए, केवल दिमाग में सेट करते चाहिए कि आखिर ये क्या क्या चीजें, इसकी टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। बाकी तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कि मैटर के बारे में, हम पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि हम कहें संसार की, यूनिवर्स की कोई भी ऐसी चीज जो कि कुछ ना कुछ जगह को घेरे और उसका कुछ ना कुछ वेट हो। क्या बताया मैंने, वो कुछ ना कुछ स्पेस को घेरे, दूसरी बात उसका कुछ ना कुछ वेट हो, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, मैटर, या कहें हम पदार्थ कहलाते हैं। देखिए जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, ठीक, इसका कुछ ना कुछ वेट है, ठीक, इसका कुछ ना कुछ वेट है। दूसरा, इसको हम कहीं भी रख दे रहे हैं या अपने हाथ पर रख दे रहे हैं तो यह कुछ ना कुछ स्पेस को घेर रही है, यानी कुछ ना कुछ जगह को घेर रही है, तो हम ये कह सकते हैं यह एक क्या है, मैटर है। ठीक, आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। केवल 2 पॉइंट समझना है, कुछ ना कुछ जगह घेरे, दूसरी बात उसका कुछ ना कुछ वेट हो। अब आपसे पूछते हैं कि क्या हमारे जो सनलाइट है वो भी हमारा एक मैटर है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये नहीं है। मैटर क्यों नहीं है? मैटर ना होने का कारण ये है कि जो सनलाइट है उसका कुछ भी वेट नहीं होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं जो सनलाइट है वह हमारा एक मैटर नहीं है। अब हम चलते हैं इसके फ्लो चार्ट में, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट करना है। बहुत ही आसानी से सेट भी हो जाएगा, केवल अच्छे से समझते रहिए। बोर्ड की तरफ देखिए, अगर हम मैटर को 2 तरीके से डिफाइन करें, एक तो फिजिकल और एक हम बात करें केमिकल तरीके से, यानी कि मैंने कहा अगर हम मैटर को 2 तरीके से डिवाइड करें, एक फिजिकल, दूसरा हम बात करें केमिकल। ठीक, अब अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल में हमारे कौन कौन से इसके सब पार्ट्स होते हैं? अगर हम बात करें, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। शायद आपने 3 तो बहुत ही बार सुने होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मैटर की 4th स्टेट क्या होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि मैटर की हमारी 4th स्टेट क्या होती है। याद रखिएगा, मैटर की जो हमारी 4th स्टेट होती है वो हमारी कहलाती है प्लाज्मा। क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। और अगर हम बात करें मैटर की 5th स्टेट की बात में पूछ ले तो वो हमारी कौन सी होती है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। ये हमारी क्या होती है? 5th स्टेट होती है। तो याद रखना, ये 5th स्टेट हमारी BEC होती है, 4th स्टेट हमारी होती है प्लाज्मा। अब अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC, आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पर थोड़ा थोड़ा चीजें समझ लीजिए। जैसे मेरे हाथ में अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक डस्टर है। ठीक, अब हम इसे क्या कहेंगे? या सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है या BEC है? पांचों की पांचों स्टेट मैंने बताई, तो उसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारा क्या है। देखिए, सॉलिड की बात करें तो सबसे पहले जो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में, जो एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्या बताया मैंने?
यानी कि जो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर जो हमारा अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए उसके जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जुड़े या नहीं कहें चिपके होते हैं। और दूसरी बात करें, एटम्स के बीच का जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही ना के बराबर होता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, डस्टर एक तरीके से हमारा क्या है, ये हमारा एक तरीके से हम कहेंगे सॉलिड है। मेरे हाथ में मार्कर, ये भी क्या है, एक तरह से ये क्या है, सॉलिड है, क्योंकि इसके जो एटम्स है बहुत ही पास पास है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अट्रैक्शन की वजह से बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कहेंगे ये हमारा क्या है, सॉलिड है। ये भी हमारा क्या है, सॉलिड है। बाद में हम बात में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, यहां पर हम बस हल्का हल्का सा आपको समझा रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने टॉपिक की। नेक्स्ट हम बात करें लिक्विड की। सॉलिड समझ लिया आपने, अब बात करें हम लिक्विड की। तो मेरे हाथ में यह बॉटल है और बॉटल के अंदर क्या है, पानी। अब कहेंगे आखिर काहे की बॉटल है, तो ये हमारी सैनिटाइजर की बॉटल है, इसके अंदर मैंने वाटर को भरा है, ठीक। अब अगर हम बात करें, पहले सॉलिड में एक चीज समझ लेते हैं कि सॉलिड का कुछ ना कुछ शेप होता है और साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। क्या मैंने बोला, सॉलिड का कुछ ना कुछ शेप होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, मेरे हाथ में क्या था, डस्टर था, डस्टर का कुछ ना कुछ शेप है, साथ में कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, यानी कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा, तो हम कह सकते हैं क्या है, सॉलिड है। दूसरी बात हम बात करते हैं लिक्विड के। देखिए यह बॉटल तो एक तरह से एग्जांपल है किसका, सॉलिड का, क्योंकि देखिए इसका कुछ ना कुछ शेप है बॉटल का और साथ ही साथ ये कुछ ना कुछ जगह घेरेगी, यानी कि इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो हम कह सकते हैं बॉटल क्या है, सॉलिड है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, इसके अंदर जो फिल हुआ यानी कि इसके अंदर जो भरा हुआ है वाटर, वाटर का बात करें, कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है, परंतु इसका वॉल्यूम होता है। यानी कि अगर हम इस पानी को एक ग्लास में ना दे तो क्या वो ग्लास का शेप ले लेगा, किसी जग में ना दे तो जग का शेप लेगा, किसी बीकर में ना दे तो बीकर का शेप ले लेगा, बाल्टी में ना दे तो बाल्टी का शेप ले लेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा लिक्विड होता है उसका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक। दूसरी बात, अगर हम बात करें इनके बीच जो एटम्स होते हैं, लिक्विड के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो एज कंपेयर टू सॉलिड वो कम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है एटम्स के बीच में, लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की तो सॉलिड की कंपैरिजन में कम होता है। क्या होता है, सॉलिड कंपैरिजन में लिक्विड के बीच के जो एटम्स का अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड का जो हमारा शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, परंतु उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं गैस की। गैस क्या होता है, जैसे कि गैस की बात करें, हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन और हम लोग रिलीज करते हैं CO2, यानी कि गैस की बात करें, गैस के बीच के जो एटम्स का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं बहुत सबसे कम होता है। यानी कि हम कहें सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है अट्रैक्शन, उसके बाद में लिक्विड का होता है सबसे कम अट्रैक्शन एटम्स के बीच में किसमें होता है, गैस में। और गैस के जो एटम्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं बहुत पास पास से होते हैं और चिपके हुए होते हैं, और उसके बाद में लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, और गैस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक। गैस का, इसका ना तो कोई शेप फिक्स होता है ना तो कोई इसका वॉल्यूम होता है। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन ले लें तो क्या उसका कोई शेप फिक्स होगा, नहीं होगा, उसका कोई वॉल्यूम होगा, नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस हमको अच्छी तरीके से यहां पर समझ में आ गया। अब हम बात करें आखिर प्लाज्मा। तो देखिए प्लाज्मा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही बनता है कि मैटर की हमारी जो फोर्थ स्टेट होती है वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। अब प्लाज्मा का एग्जांपल दे, आप कैसे पहचानेंगे ये हमारा प्लाज्मा है। अगर मैं अभी एक थूक दूं, थूकने के बाद जो हमारा थूक होगा उसको आप फूकिए तो अपनी ही जगह पर रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, हिलेगा, तो हम कह सकते हैं एज एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा है वो। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारा सूर्य है या हमारी जो स्टार है, यानी कि सन है, जो स्टार है, जो एनर्जी है उनके पास, वो किस फॉर्म में एनर्जी है, तो अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, ध्यान करिए, रखिएगा। जो हमारा सन है या जो हमारे स्टार हैं उनके पास जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, तो वो किस फॉर्म में है, वो हमारे प्लाज्मा के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, प्लाज्मा के फॉर्म में। कभी आपसे पूछा जाए कि जो सन के पास एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, वो हमारे प्लाज्मा के फॉर्म में है। अगर हम बात करें जो हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं या नियॉन बल्ब्स होते हैं, उसके अंदर भी क्या पाई जाती है, हमारी प्लाज्मा पाई जाती है। आखिर ये प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा कुछ नहीं होता है। अगर किसी
पदार्थ को 5000 से 6000 टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाए, यानी कि इसकी जो हीटिंग होती है यानी कि हीट होती है वो बहुत ही हाई होती है, 4000 से 5000 के अप्रॉक्स होती है, तो वह एज अ फॉर्म ऑफ किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपको समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, आखिर ये क्या है। तो इसकी जो अगर हम कहें तो खोज में सबसे बड़ा श्रेय था तो किसका था, सत्येंद्र नाथ बोस का था। किसका था, सत्येंद्र नाथ बोस, इसीलिए यहां पर क्या लगा हुआ है, बोस लगा, लेकिन उसके बाद आइंस्टीन लगा, फिर कंडेंसेट। आखिर ये क्या होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ को अगर हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पे अगर हम लोग उसको ठंडा करते हैं, यानी कि अगर हम कह सकते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है क्या, कोई भी पदार्थ जो -273 डिग्री से भी ठंडा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसकी क्या होती है, स्टेट होती है। क्लियर, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लाज्मा यानी कि बहुत ही ज्यादा हीट, बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बहुत ही ठंडा। आप समझ में आया। अब हम चलते हैं केमिकल की तरफ। क्या, कहां चलते हैं, केमिकल की तरफ। फिजिकल आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए अगर आपको थोड़े बहुत पॉइंट अगर समझ में नहीं आए हैं। देखिए अब अगर हम केमिकल की तरफ चले तो सबसे पहले डिवाइड किसमें, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारा एलिमेंट, दूसरा है हमारा कंपाउंड, तीसरा है हमारा मिक्सचर, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब ये एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर क्या होता है, देखिए जैसे कि आप अभी मेरे हाथ में क्या है, ये एक कड़ा है, अगर हम कह सकते हैं स्टील का है, लेकिन आप जानते हैं स्टील 2 या 3 चीजों से मिलकर बना होता है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको ये भी बताएंगे। लेकिन अगर हम कहें लोहा, आयरन, Fe, जिसका सिंबल होता है हमारा Fe, इसके बारे में हम अगर बात करें तो केवल यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो केवल और केवल सेम ही एटम से मिलकर बनी हो वो हमारी क्या कहलाती है, एलिमेंट कहलाती है। अभी बिल्कुल मैं जनरल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी जब हम आगे पढ़ेंगे एक एक के बारे में, एलिमेंट्स क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, कंपाउंड क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, मिक्सचर क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई। अभी हम केवल ओवरव्यू ले रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एलिमेंट की, एलिमेंट 3 तरीके से डिवाइड होता है। एक हमारा होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है हमारा मेटलॉइड। देखिए अब ये क्या चीज होती है, मेटल की बात करें जिसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसानी तरीके से आराम से पास कर जाए, यानी कि मेटल क्या होता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसान तरीके से फ्लो कर जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, मेटल। नॉन मेटल क्या होता है, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में थोड़ी सी बिल्कुल भी फ्लो, यानी कह सकते हैं नॉन मेटल में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ठीक, अब मेटलॉइड जिसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकी, वो हमारा मेटलॉइड कहलाता है। ये अभी केवल जनरल लैंग्वेज में आपको बताया है, डिटेल में हम पढ़ेंगे नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, नॉन मेटल में कौन कौन से आते हैं, मेटलॉइड में कौन कौन से आते हैं, तो बिल्कुल अभी परेशान मत होइए। ठीक, इसके बाद हम बात करें कंपाउंड की। कंपाउंड एक हमारा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या हम कह सकते हैं इसे कार्बनिक कंपाउंड, दूसरा हमारा होता है अकार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक, कार्बन यानी कि जहां पर हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो भी हमारे कंपाउंड्स बनकर तैयार होंगे, उन सभी के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में। जिसमें हमारे इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक, यानी कि जहां पर कार्बन की क्या है, एब्सेंट है, यानी कि जिसमें हमारा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, उन सभी कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। इतना समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आखिर ये क्या होता है, देखिए होमोजीनियस मिक्सचर का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आप क्या करिए, 1 स्पून आप क्या करिए, उसमें सॉल्ट डिसॉल्व करिए। कुछ समय बाद जैसे ही आप उसको हिलाएंगे, हिलाने के बाद देखेंगे कि सॉल्ट एकदम गायब हो जाएगा, यानी कि टोटली डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। क्या अब उसके बाद से आप सॉल्ट को उस वाटर से अलग कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पानी में जो सॉल्ट मैंने डिसॉल्व किया है वो एक किस तरह का एग्जांपल है, होमोजीनियस का एग्जांपल है। पानी में हमने शुगर को डाला, जो हमारा इसको थोड़ी देर हिलाया, उसके बाद हमारा जो तैयार हुआ मिक्सचर वो किस तरह का मिक्सचर है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, 1 चम्मच मैं अगर यहां पर सैंड ले लूं, यानी कि कहें तो बालू ले लूं, और हम 1 गिलास में पानी ले लें, उसको हम डालें गिलास में और उसके बाद में हम हिलाएं,
कुछ समय बाद आप देखेंगे कि तो वो टोटली डिसॉल्व नहीं होता है, वो कुछ समय बाद क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जो पानी की लेयर और जो हमारे सैंड की लेयर है वो हमको विजिबल होती दिखाई पड़ती है। यानी कि उसमें हम चाहें तो सैंड को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। तो वो किस तरह का मिक्सचर हमारा कहलाएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मैं इसका एग्जांपल, मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाऊंगा, परेशान मत होइए, अभी तो केवल ओवरव्यू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे आराम से, परेशान मत होइए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये हमारी आज की पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है केमिस्ट्री के बारे में। अब इसके बारे में हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद।